हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी 9th क्लास की साइंस की डिस्कशन को। आज के लेक्चर में दोस्तों हम एनसीईआरटी में एक फिगर गिवन है, ये वाली, ठीक है, सेम एग्जैक्ट ये फिगर गिवन है, इसकी एनालिसिस को जानते हैं। यहाँ पर करा क्या गया है, हमने एक स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करा है जो कि हाई रेजोल्यूशन वाला माइक्रोस्कोप होता है। अब तो आप डिफरेंस जान ही चुके होंगे लाइट माइक्रोस्कोप में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पावर किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग यहाँ पर कोलोकैसिया लीफ को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। मैं भी आपको बताऊंगा कोलोकैसिया किसे कहते हैं, कौन सा प्लांट होता है, उसको आप खाते भी हो, उससे जो डिराइव्ड वेजिटेबल होता है उसको भी हम जानते हैं। ये वाला डायग्राम गिवन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ये वाली इमेज ली गई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो आपको ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये है स्टोमेटा, जिनकी लेंथ साइंटिफिक कैलकुलेशन जैसे करते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में, फॉर्मूला भी अच्छी तरीके से बता दिया था। तो इनकी जो लेंथ निकल कर आई है डेट इज 0.05 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड गिवन है, पहले इस वर्ड को सीख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो ये इमेज ली गई है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है माइक्रोग्राफ। तो माइक्रोग्राफ क्या होता है? माइक्रोग्राफ आप ऐसी किसी भी इमेज या फिर पिक्चर को बोल सकते हो जिसकी इमेज या पिक्चर क्लिक की गई हो माइक्रोस्कोप की मदद से, ठीक है। जब आप माइक्रोस्कोप की मदद से कोई भी पिक्चर, इमेज को, चित्र को निकालते हो, उस चित्र को, उस पिक्चर को हम लोग माइक्रोग्राफ कहते हैं, ठीक है। यानी कि माइक्रोग्राफ उन चीजों की पिक्चर्स और इमेजेस को कहा जाता है जो कि माइक्रोस्कोपिक होती है नेचर में, जिसको हम नेकेड अनएडेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। अब जानते हैं कि ये जो फोटोग्राफ ली गई है, यहाँ पर स्टोमेटा और उसके फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं, सारी चीजों को बेसिक तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से जो माइक्रोग्राफ लिया गया है, जो इमेज या जो पिक्चर निकाली गई है, वो लोअर सरफेस की निकाली गई है, एक पत्ती के नीचे वाले सरफेस की निकाली गई है, और वो पत्ती है कोलोकैसिया की पत्ती, कोलोकैसिया लीफ, ठीक है। और उसके अंदर हमें स्टोमेटा देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि यार ये कोलोकैसिया क्या होता है। कोलोकैसिया को कॉमनली आप तारो या अरबी कहते हैं। तो जो अरबी की सब्जी हमारे घर पे बनती है, ये उसके प्लांट की पत्ती है, ठीक है। ये एक लार्ज लीव्ड प्लांट होता है, ठीक है। इसकी पत्ती थोड़े से बड़े साइज की होती है, जैसे बनाना प्लांट होता है, बनाना लीफ होती है, उतने बड़े साइज की नहीं, उससे थोड़े से छोटे साइज की इसकी पत्ती होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से जो पिक्चर ली गई है, जो माइक्रोग्राफ लिया गया है, उस ये पत्ती के लोअर सेक्शन के नीचे, उसके अंदर हमें स्टोमेटा दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो एरो है ये पॉइंट आउट कर रहा है टुवर्ड्स दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और ये हैं स्ट्रक्चर्स स्टोमेटा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये है स्टोमेटा। तो यहां पर ये जो एरो है इट इज पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स स्टोमेटा, जो कि इस पत्ती के लोअर सरफेस पर है। ये तो गई डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। तो अब हम दोस्तों जानते हैं कि स्टोमेटा का मेन रोल क्या होता है, ठीक है। बचपन में हमने पढ़ा था स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि पत्तियों के लोअर सरफेस पर लोकेटेड होते हैं। लोकेशन कहाँ होती है स्टोमेटा की, अगर कोई आपसे पूछे, पत्तियों के नीचे वाले सरफेस पर लोकेटेड होते हैं स्टोमेटा। इनका रोल क्या होता है, क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं? 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं दोस्तों स्टोमेटा के। एक तो गैसेस को एक्सचेंज करना, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में मदद करते हैं कि गैसेस कुछ अंदर आती हैं, स्टोमेटा जो है क्लोज होता है, जैसी गैस अंदर आती है तो स्टोमेटा की ओपनिंग खुल जाती है। फिर उस गैसेस को इस्तेमाल करने के बाद, जैसे प्लांट्स के अंदर क्या एंटर करता है, प्लांट्स के अंदर एंटर करती है गैस CO2 और प्लांट्स बदले में रिलीज करता है O2 को। तो इसका अंदर बाहर जाना प्लांट में पत्तियों के नीचे जो पोर्स होते हैं स्टोमेटा, उसकी मदद से होता है। इसलिए गैसियस एक्सचेंज में या गैसियस ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री भी स्टोमेटा से होती है, ऑक्सीजन भी स्टोमेटा के बाहर से निकलता है। और स्टोमेटा जो है, जब वाटर वेपर बनता है पत्तियों के अंदर, हम पेड़ों को, प्लांट्स को पानी डालते हैं, ठीक है। जैसे पहले मैं आपको इंसानों के बारे में बताता हूं दोस्तों। जब हम
हमारे कपड़े जब गीले होते हैं धूप में, जब हम उसको सुखाते हैं, या फिर इवन जब हमारी स्किन के ऊपर जब पसीना आता है, तो ये जो पसीना भाप बनकर उड़ जाता है, इसको जनरली हम इवेपोरेशन कहते हैं। पत्तियों के अंदर इसी इवेपोरेशन की प्रक्रिया को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो वाटर वेपर जो है वो लूज होता है, वो बाहर निकलता है इसी स्टोमेटा की मदद से, और उस प्रोसेस को हम लोग प्लांट्स के अंदर इवेपोरेशन नाम ना देकर एक स्पेशलाइज्ड नाम देते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ओके, तो यहां पर ये स्केल गिवन है इसकी, और स्केल मतलब इसकी मार्किंग के ये कितने लेंथ का है। तो ये फिगर इंडिकेट करता है कि जो स्टोमेटा है इनका जो साइज है इट इज 0.05 मिलीमीटर, जो कि इनका एक्चुअल साइज है, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करके साइंटिफिक कैलकुलेशन करके निकाला गया होगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों मैं आपको एक स्पेशल चीज बताता हूं, जो सिंगल सेल्ड या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी में जैसे इसके बारे में सिर्फ इतना ही एक्सप्लेनेशन गिवन थी। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जो स्टोमेटा का है, कोलोकैसिया लीफ का, इसके बारे में इतनी एक्सप्लेनेशन गिवन थी। स्टोमेटा के हमने फंक्शंस वगैरह भी जान लिया। ठीक है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने से पहले सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ऑफ सेल जान जाओ, तो आपको वो चीज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेल के सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को समझो। सेल्स जो होते हैं ये ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो प्रॉपर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो कहां से स्टार्ट होता है। सेल्स जो होते हैं, एक सेल डिवीजन के बाद मल्टीपल सेल्स बनते हैं, नंबर ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं हमारे, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गन्स, और सारे ऑर्गन सिस्टम को अगर आप कंपाइल कर दो और उसकी वर्किंग को जानो, उसके फंक्शंस को जानो, एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए, तो वो बनता है ऑर्गेनिज्म। तो यानी कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और फाइनली एक फुल फ्लेजेड ऑर्गेनिज्म। तो सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, क्योंकि सेल्स जब मिलकर टिश्यूज बनाते हैं तो वो सारे के सारे टिश्यूज, मैंने आपको बताया था, एक दूसरे का काम नहीं कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एक पर्टिकुलर टिश्यू होता है उसका एक ही काम होता है, उसका एक ही दायरा होता है काम करने का। जिस प्रकार से जब टिश्यूज ऑर्गन बन जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गन एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी कर रहे होते हैं, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। कलेक्टिवली अगर आप इन टिश्यूज को देखो और इन ऑर्गन्स को देखो तो ये स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इन सबका यानी कि काम का दायरा, एरिया ऑफ वर्क जो है वो प्री डिफाइंड है। ठीक है, अब इन सेल्स को अगर यूनिट बनकर, एक आर्मी बनकर अगर काम करना है, ठीक है, एक कॉमन फंक्शन को कैरी आउट करना है, ठीक है, तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये आपस में इंटरेक्ट कर सके। जैसे अगर कोई पर्सन किसी आर्मी यूनिट का पार्ट है तो अपने कलीग्स के साथ, अपनी टीम के साथ, ये जनरली हर एक फील्ड के लिए लागू होता है। अगर आप इंसानों में भी देखो, चाहे कोई पर्सन आर्मी में काम कर रहा है, पुलिस में काम कर रहा है, या फिर कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर काम कर रहा है, या फिर वो कोई टीचर है, स्टाफ रूम में बैठा हुआ है बाकी टीचरों के साथ, तो आपके आसपास जो कॉमन काम करने वाले जो लोग हैं उनके साथ टीम वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीम वर्क करने के लिए कि सभी लोगों के बीच में प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन अच्छी रहे, उस अच्छी कोऑर्डिनेशन के लिए प्रॉपर इंटरेक्शन होना, सही इंटरेक्शन होना, मैसेजेस का क्लियर तरीके से ट्रांसफर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सिमिलरली अगर इन सेल्स को एक अच्छे यूनिट बनकर काम करना है तो उसके लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये आपस में इंटरेक्ट करें और अपनी सराउंडिंग्स के साथ भी इंटरेक्ट करें, तभी तो इनके स्पेशलाइज्ड फंक्शन वहीं तक निर्धारित होंगे। कल को ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक सेल और नंबर ऑफ सेल्स मिलाकर जो एक टिश्यू बन रहे हैं, और नंबर ऑफ टिश्यूज मिलाकर जो एक ऑर्गन बन रहे हैं, और नंबर ऑफ ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है, जो उनका एरिया ऑफ वर्क है वो अपने काम को छोड़ के किसी और जगह पर बॉडी पार्ट में जाकर काम करने लगे, तो उससे हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। पता चला एक पार्ट ज्यादा अच्छे से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है हमारी बॉडी का, बाकी पार्ट जो है वो ढीले पड़ गए। तो सेल्स के बीच में इंटरेक्शन होना, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होता है, और सेल्स का इंटरेक्शन आसपास की सराउंडिंग्स के साथ होना भी बहुत जरूरी होता है। इसका मतलब यह है कि सेल्स कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं करते, अलग होकर काम नहीं करते हैं। ऑफिस में
किसी भी एरिया ऑफ वर्क के अंदर, आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर, कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर कोई टीचिंग की जॉब कर रहा है, क्या बिल्कुल ही कोई अलग होकर बैठ जाता है अपने टीम मेंबर से कि यार मैं सोलो काम करूंगा, मैं आइसोलेटेड होकर काम करूंगा? ऐसे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि टीम वर्क का मतलब ही यही है, टीम की डेफिनेशन ही यही है कि नंबर ऑफ पीपल हैं वहां पर, उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन हो रहा है। सिमिलरली सेल्स जो है वो कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं करते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है सेल्स के लिए कि वो अपने नेबरिंग सेल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें। जैसे ये एक सेल है जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, ये भी एक सेल है जो कि एक रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, और ये तीसरा सेल है, ये भी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में, प्रोसेस में इन्वॉल्व है। ये बहुत जरूरी होता है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन करते हुए चले, प्रॉपर तरीके से मैसेजेस इनके बीच में कम्युनिकेट होने चाहिए, इंटरेक्ट करने चाहिए फ्रीक्वेंटली। उसके बाद ये इंटरेक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है ताकि जो मटेरियल्स हैं वो एक्सचेंज हो सकें। एक सेल दूसरे सेल को, जो कि एक स्पेशलाइज काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स, वो अपने एरिया ऑफ वर्क में जो भी मटेरियल आए हैं, मटेरियल कहां से आएंगे? खाने से आएंगे, एनर्जी आएगी। फॉर एग्जांपल ब्लड जो है ऑक्सीजन को अपने साथ उसमें घोलकर शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स तक, अलग अलग कोनों तक पहुंचाएगा। तो वो जो मटेरियल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से एक्सचेंज होने चाहिए, और एनवायरमेंटल चेंजेस के प्रति भी सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड कर सकें, कि उनको उस एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर, या बॉडी या फिर बॉडी का जब इंटरनल एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जिसको हम होम्योस्टैटिसिस कहते हैं। होम्योस्टैटिसिस का मतलब है कि बॉडी का, आपका इंटरनल एनवायरमेंट एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, और जब वो डगमगाने लगा, जब वो डोलने लगा, जब वो जैसे काम करता है वैसे काम नहीं कर रहा है, तो जब बॉडी का इक्विलिब्रियम कंडीशन या होम्योस्टैटिसिस बिगड़ जाएगा, तो उसके लिए भी सेल क्विकली रिस्पॉन्ड कर सके। तो कि उनको करना क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे आपको बुखार हुआ, आपको जुकाम हुआ, तो बैक्टीरियाज की, आपको बीमार करने के लिए एक आर्मी आपके शरीर के अंदर इन्वेड कर रही है। सेल्स के बीच में अगर प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होगा, तो आपकी बॉडी के वो सेल्स जो कि उस बीमारी से आपको बचाएंगे या जल्द से जल्द रिकवर करवाने में मदद करवाएंगे, ठीक है, तो वो अपनी आर्मी कैसे बनाएंगे? यहां पर एनिमी है, यहां पर आपकी बॉडी के सेल्स है, वो सेल्स बेकार हैं, इन्वेडर्स हैं जो कि आपको बीमार करने आए हैं। यहां पर जो बॉडी के सेल्स हैं वो आपके लिए एक कवच बनकर, एक बॉडीगार्ड बनकर, एक आर्मी की पूरी यूनिट बनकर खड़े हुए हैं कि हम उसको हरा देंगे, ठीक है। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी तो होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, इसलिए ये कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो इंटरेक्शन होता है सेल्स के बीच में, एक सेल दूसरे सेल के साथ और दूसरा सेल बाकी अन्य सेल्स के साथ इंटरेक्शन जो करते हैं आपस में, ये सेल की बाउंड्री लेवल पर होता है। सेल की बाउंड्री को दोस्तों हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अभी हम आगे चल के जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। ये जो इंटरेक्शन है सेल की बाउंड्री लेवल पर होता है, जहां पर सब्सटेंसेस जो होते हैं दे मूव बिटवीन द सेल्स और अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के आसपास उनके साथ इंटरेक्शन उनका चलता रहता है। तो ये इंटरेक्शन सेल बाउंड्री पे होता है, जहां पर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सेल के इर्द गिर्द भी मूव करते हैं, उनके बीच में भी मूव करते हैं, और सेल और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर भी मूव करते हैं। ये जो सेल बाउंड्री है, ये एक ऐसा रीजन बनता है सेल के अंदर, जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जहां पर सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस सेल के अंदर मूव करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस सेल के बाहर मूव करते हैं, और सेल्स इन्हीं की मदद से, इस बाउंड्री की मदद से कम्युनिकेट कर पाता है अपने सराउंडिंग्स के साथ, ठीक है। अब यहां पर आप जानो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, या जिनको हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। यहां पर ये लिखा हुआ है कि इवन सिंगल सेल्ड या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी अपने सेल मेम्ब्रेन की मदद से क्या काम कर पाते हैं? जबकि एक ही सेल है, उसी एक सेल को पूरे बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को परफॉर्म करना है। एक ही सेल का पूरा का पूरा काम है, जिम्मेदारी इसके ऊपर काफी ज्यादा है, ठीक है। जैसे एमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, तो दे एक्सचेंज मटेरियल विद द सराउंडिंग्स, किसकी मदद से? सेल मेम्ब्रेन की मदद से, और अपने एनवायरमेंटल कंडीशंस के प्रति ये रिस्पॉन्ड भी कर पाते हैं, अगेन किसकी मदद से? सेल बाउंड्री की मदद से, सेल मेम्ब्रेन की मदद से। तो सेल मेम्ब्रेन चाहे कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए भी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। क्यों होता है? क्योंकि सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे, और सेल दूसरे सेल्स के साथ कम्युनिकेट जो कर पाएगा, जो सिग्नल्स रिसीव करेगा या ट्रांसफर करेगा, वो भी सेल मेम्ब्रेन की मदद से ही होता है, ठीक है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। अब यहां पर आपको बस एक छोटी सी चीज ये बताई जा रही है कि जो स्टोमेटा है,
जो लीफ के नीचे जो स्ट्रक्चर जो पाया जाता है, जो कि गैशियस एक्सचेंज में, मटेरियल एक्सचेंज में मदद करता है प्लांट की। स्टोमेटा प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन में भी मदद करता है, ट्रांसपिरेशन में भी मदद करता है कि वाटर वेपर पत्तियों के थ्रू इवेपोरेट हो जाए। और ये प्लांट के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से चीजें जो है प्लांट के अंदर बाहर जाती हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दोस्तों डिटेल्ड तरीके से बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जो कि बाउंड्री है एक सेल की, जिसके थ्रू सब्सटेंसेस अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं और सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन हो पाती है इसी बाउंड्री की मदद से, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हमारा टॉपिक है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल। हर एक सेल के अंदर क्योंकि सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसलिए यूनिवर्सल फीचर है। तो सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? सेल मेम्ब्रेन एक पतली सी परत है, एक पतली सी बाउंड्री है जो कि सेल को सराउंड करता है। उसके आसपास, जैसे ये सेल है तो इसके आसपास एक पतली सी बाउंड्री, एक पतला सा घेरा है, हर जगह से सेल इससे कवर हो रखा है, जैसे आपने किसी एक बॉल को पन्नी से लपेट दिया हो। ठीक है, और ये सेल के जो इंटरनल कंटेंट्स हैं, अंदर के जो पार्ट्स हैं, सेल ऑर्गेनेलीज है, सेल जैसे अंदर अपने फंक्शंस को कैरी आउट कर पा रहा है, उसके सेल की बॉडी के अंदर, सेल की भी तो एक बॉडी होती है ना, सेल का स्ट्रक्चर तो यानी कि सेल की बॉडी है, सेल की बॉडी के अंदर जो भी चीजें कैरी आउट हो रही है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से हो पाए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, इस चीज को सुनिश्चित करने का काम, इस चीज को एंश्योर करने का काम करता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के कुछ 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। एक तो ये सेल को सराउंड करता है, जैसे आपने बॉल के इर्द गिर्द एक पन्नी लपेट दी हो, वैसी एक पतली सी लेयर होती है। तो सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको एनक्लोज करता है, यानी कि घेर लेता है उसको हर एक जगह से, चारों तरफ से। सेल के कंटेंट को प्रोटेक्ट करता है ये सेल मेम्ब्रेन। सेल के ऑर्गेनेलीज, मैंने आपको बताया था दोस्तों कुछ लेक्चर्स पहले कि हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जानवर हो गए, इंसान हो गए, हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उसको तो हम ऑर्गन्स कहते हैं। सेल के अंदर भी ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन बायोलॉजी और साइंस की भाषा में उसको हम ऑर्गन्स ना कह के ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ठीक है, तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं और जो साइटोप्लाज्म है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं हम आगे चलकर जानेंगे, डोंट वरी। उसको सेफगार्ड करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन एक सेल की इंडिविजुअलिटी को डिफाइन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक पर्टिकुलर जगह पर रहते हो, आपका एक घर है, ठीक है, उस घर के अंदर आप सेफगार्डेड हो, तो आपका जो इंडिविजुअल हाउस है वो बाकी आपके दोस्तों से, रिश्तेदारों के घर से अलग है, तो आपकी इंडिविजुअलिटी आपके घर से डिटरमाइन होती है। सिमिलरली एक जो सेल है उसकी इंडिविजुअलिटी कि वो अपने आप में यूनिक है, ये चीज कैसे डिटरमाइन होती है? थ्रू सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक ही सेल पाया जाएगा, वहां पर 2-3 सेल एक साथ आकर उसके ऊपर से एक परत नहीं बनी होगी सेल मेम्ब्रेन की। एक सेल है, उसी के इर्द गिर्द एक जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन है, जिसकी वजह से हर एक सेल अपने आप में एक यूनिक सेल बन जाता है, उसकी एक यूनिक अपने आप में खुद में एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल को सेपरेट करता है दूसरे सेल से, इसलिए हर एक सेल की खुद की अपनी एक आइडेंटिटी बन पाती है इस सेल मेम्ब्रेन की मदद से। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी लंग्स में जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मूव कर पाती है ना, एज अ गैसेस। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में मूव करता है, बाहर भी निकलता है। ठीक है, O2 को हम जैसे इनहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर O2 जाता है, और सांस छोड़ देते हैं तो CO2 बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है, जो कि अपने आप में एक सेल की तरह काम करते हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो ये डिसाइड करते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन में आपको बता रहा था ना, सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि वो ये डिसाइड करता है कि कौन सी चीजें अंदर जाएंगी और कौन सी चीजों को बाहर निकालना है। सिमिलरली हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होते हैं उनके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो ये डिसाइड करते हैं कि कब O2 जाएगा, कब CO2 जाएगा और कब किसको बाहर निकलना है। तो एल्वियोलाई छोटे छोटे सैक्स होते हैं, सैक्स का मतलब होता है दोस्तों ढांचे, कंपार्टमेंट, एक कमरा। ठीक है, छोटे छोटे कमरे होते हैं ये, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है, और ये कहां पाए जाते हैं? हमारे लंग्स के अंदर दोस्तों ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। सेल मेम्ब्रेन को एक दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है, आप सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। ठीक है,
तो आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने पहले लिख दिया है सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बराबर है। आप सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कह लो, एक ही बात है। बोथ टर्म्स मीन द सेम थिंग, दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सेल मेम्ब्रेन की ये है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फीचर आप इसको कह लो सेल मेम्ब्रेन का, वो है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। सेल मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। वर्ड्स को तोड़ो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिलेक्टिव परमिएबल, सिलेक्टिव तरीके से परमिशन देने का काम करता है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कोई भी घूमते फिरते सेल के अंदर जगह बनाने चलाएगा और सेल उसका बाहें फैलाकर खुलकर स्वागत करेगा, ऐसा नहीं होता है। सेल जिसको परमिशन देगा, बॉडीगार्ड की तरह काम कर रहा है ये यहाँ पर। सेल जिसको परमिशन देगा, कैसे देगा? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेल मेम्ब्रेन एक दरवाजा है, घर में कौन घुसेगा वो उस दरवाजे से डिसाइड होगा। ये बॉडीगार्ड बनकर खड़ा हुआ है। सिलेक्टिव तरीके से जिसको ये परमिशन देगा सिर्फ उसी की एंट्री हो सकती है। सेल को अगर आप एक घर मानो और ये सिलेक्टिव परमिएबिलिटी को, इसके सेल मेम्ब्रेन को अगर आप ये मानो कि बॉडीगार्ड परमिशन दे रहा है, तो इससे आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके घर के बाहर जो चौकीदार खड़ा हुआ है, जो आपका बॉडीगार्ड खड़ा हुआ है, वो हर किसी को एंट्री नहीं देगा। शक्ल देखेगा, जांच पड़ताल करेगा, ये फायदेमंद है ये इंसान, ये नुकसानदायक होगा घर में जाने के बाद, उसके थ्रू बेसिकली डिसाइड करेगा कि कौन सी चीजें सेल के अंदर एंटर करेंगी, कौन सी चीजें बाहर निकलेंगी। जिसका काम जब पूरा हो जाएगा धक्के मारकर ये बाहर भी निकाल देगा। इसलिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सेल मेम्ब्रेन की है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कुछ सब्सटेंसेस को तो वो अलाउ करता है कि सेल के अंदर एंटर हो सके। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है उसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन हम इसलिए कह रहे हैं, सिलेक्टिव तरीके से वो डिसाइड करता है कि कौन सी चीजें मेरे अंदर एंटर होंगी और दूसरी चीजों को वो ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझना, सेल मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सेल मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ एवरीथिंग टू एंटर एंड एग्जिट फ्रीली। अगर आपको अंदर घुसना है सेल के, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिसाइड करेगा, और कब बाहर जाना है ये भी सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा। इतनी इजीली आप इसके अंदर नहीं घुस सकते सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन की परमिशन लिए बिना। चलो अंदर घुस भी गए, बाहर भी तभी निकलोगे जब ये सेल मेम्ब्रेन जब ये परमिशन देगा, जब ये चाहेगा तभी आप बाहर निकल पाओगे। तो कौन से ऐसे दोस्तों सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इजीली पास थ्रू हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन से होते हुए सेल के अंदर घुस जाते हैं? पानी को आराम से आने देता है सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर, ऑक्सीजन को आने देता है, CO2 को आने देता है और न्यूट्रिएंट्स को आने देता है। और ऐसे सब्सटेंसेस जो कि नीडेड नहीं है या जो हार्मफुल है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करता है। ये नहीं कि हमेशा कर ही लेगा, हमेशा रोक ही लेगा। आप चौकीदार को भी तो धक्का दे के अंदर घुस सकते हो, बॉडीगार्ड की भी तो जान लेकर आप किसी के घर के अंदर इन्वेजन कर सकते हो। अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा, मेहनत, मुशक्कत के साथ कोशिश ये करता है कि फालतू के जो सब्सटेंसेस हैं जो नीडेड ही नहीं है या जो बीमार कर देंगे शरीर के अंदर घुसकर, सेल के अंदर घुसकर एक सेल को पॉल्यूट कर देंगे और वो सेल डिसीजेस फैला देगा अपने आप को मल्टीप्लाई करके, तो उसको पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब सिलेक्टिव परमिएबिलिटी कैसे वर्क करती है उसके लिए दोस्तों मैंने ये डायग्राम लगा रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये वाटर है, ठीक है, यहाँ पर आप सिंबल से इसको मैच करना। ये वाटर है, ये ऊपर की लेयर है, ये एंट्री है, ठीक है, ये एंट्री है और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी कि अंदर जाना है। हम डायरेक्शन इसकी मान रहे हैं कि ऊपर से सब्सटेंसेस नीचे की तरफ यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो वाटर जो है वो अगर सेल मेम्ब्रेन चाहेगा तो उसको आने देगा, पॉल्यूटेड वाटर होगा तो रोक देगा, ठीक ठीक है। फिर ये ऑक्सीजन, सेल मेम्ब्रेन चाहेगा इसको आने देगा तो उसको यहाँ पर आने दे रहा है, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसको आने दे रहा है। अब इसने कुछ न्यूट्रिएंट्स को, देखो यहाँ पर आना ये चाह रहे थे लेकिन ये आ नहीं पाए, अभी सोच रहा है बैठकर कि यार मैं इसको घुसने दूं कि ना घुसने दूं, तो अभी के लिए रोक कर रखा है। और कुछ चीजें जिनकी जरूरतें पूरी हो गई थी सेल के अंदर, सेल की बॉडी के अंदर घुसने के बाद, तो सेल मेम्ब्रेन ने कहा कि भैया अब तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम बाहर निकलो, तो इनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया, एग्जिट करवा दिया, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है इट अलाउ सब्सटेंसेस टू पास थ्रू,
और वहीं पर रिस्ट्रिक्ट कर देता है ऐसे सब्सटेंसेस को जो कि हार्मफुल है या जिनकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इससे हम सेल मेम्ब्रेन के कैरेक्टर को लेकर क्या कमेंट कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? शॉर्ट में, सेल मेम्ब्रेन एक तरीके से जैसे आपके घर के बाहर जैसे गेट कीपर होता है, एक चौकीदार होता है, एक बॉडीगार्ड होता है, उसी तरीके से गेट कीपर का काम करता है। ये कंट्रोल इस बात को करता है कि कौन सी चीजें सेल के अंदर एंटर करेंगी और कौन सी चीजों को धक्के मारकर बाहर निकालना है जब उनका काम पूरा हो गया है। तो अल्टीमेटली ये सेल के इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शंस, सेल अपने इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शंस को, वाइटल मतलब अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट ही होता है, सेल अपने इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कैरी आउट प्रॉपर तरीके से कर सके। सेल के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसका जो होम्योस्टैटिस है, जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस है वो डिस्टर्ब ना हो, वो अनबैलेंस इम्बैलेंस के अंदर कन्वर्ट ना हो। तो ये सेल मेम्ब्रेन उसको प्रोटेक्ट करता है, उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है, और हेल्प करता है सेल की कि सेल अपने सभी वाइटल फंक्शंस को कैरी आउट कर सके विदाउट एनी डिस्टर्बेंस या विदाउट उसके होम्योस्टैटिस या इंटरनल एनवायरनमेंट या इक्विलिब्रियम की कंडीशन को बिगाड़े हुए। ठीक है, तो यहां पर आई होप जितनी भी चीजें थी हमने सारी डिस्कस कर ली। यस, ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और भी इंपॉर्टेंट बातें हम जानेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल के अंदर जो सेल के ऑर्गेनेलीज होते हैं, हर एक ऑर्गेनेली का स्पेशलाइज्ड फंक्शन क्या होता है, इसको हम डिटेल तरीके से आगे चल के जानेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।